नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए जो 9th से 12th तक की पाठ्य पुस्तक है उनका अध्ययन प्रारंभ किया है। हमने जो आरोह है बुक है उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, भक्तिन और बाजार दर्शन। आज नेक्स्ट चैप्टर पहलवान की ढोलक का अध्ययन आज हम करेंगे। यह वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अचटेट, क्योंकि अचटेट का जो सिलेबस है वो भी यही सिलेबस है, उनमें भी यही बुक्स लगती हैं, तो उनके लिए भी यह उपयोगी है। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, लेखक परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 में। अब फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च सन 1921 में। कहाँ हुआ? आरोई हिंगना, जिला पूर्णिया। अब ये कहाँ है? अररिया और बिहार में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? मेला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, यह इनका क्या है? उपन्यास है। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से इनका उपन्यास कौन सा नहीं है? मेला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा या ठुमरी? तो ठुमरी इनका क्या है? कहानी संग्रह। बाकी ये सभी क्या है? उपन्यास। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनकी क्या है? कहानी संग्रह। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पुरु, ये फणीश्वरनाथ रेणु का क्या है? संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा, यह क्या है? रिपोर्टाज है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेपाली क्रांति की कथा है उसकी विधा क्या है? तो यह क्या है? एक रिपोर्टाज है। रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र है, यानी जो रेणु के जीवन के पूरा जो रचनावली है वो कितने खंडों में है? 5 खंडों में विभाजित है, यानी 5 खंडों में इनका पूरा जीवन परिचय और सारी कथाएं वगैरह ये सब इसमें आ गई है। 11 अप्रैल सन 1977 पटना में इनका क्या हो गया? निधन। जन्म कब हुआ था? 1921 में। अभी एक पंक्ति दे रखी है, ये इनकी है तो फेमस है, ये हमें याद रखनी है। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। अब कुछ चरित्र ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं देखा हुआ और बाद में अचानक कुछ मिल जाता है, तो क्या है? वो नीति फार्मूले सब कुछ तोड़ के क्या है? बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को क्या है? अपने मन मुताबिक ये गढ़ने लगते हैं। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते हैं। कौन पाता है? रेणु। ये इसके ऐसे आप इसको याद रखोगे। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार। अब जो आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में प्रमुख रूप से किसको गिना जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु, यानी जो ग्रामीण परिवेश के जितने भी है इन्होंने ये सारे लिखे थे उपन्यास वगैरह। इनमें जो इनकी पृष्ठभूमि है वो क्या है? आंचलिक है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव, संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। ये क्या है? जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में भी इन्होंने क्या है? सक्रिय भूमिका निभाई थी। और नेपाल में जो क्रांति हुई थी उन्होंने भी इसमें क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ। अब मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954। ये क्या है? उनका बहुचर्चित रहा था ये आंचलिक उपन्यास, जिसमें हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ था। यानी हिंदी जगत में जो आंचलिक उपन्यासों पर क्या है? विमर्श है, वो किससे प्रारंभ हुआ था? मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ था। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव को भाषा साहित्य
और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। यानी इन्होंने जब अंचल के बारे में लिखना शुरू किया तो गांव की जो संस्कृति है और गांव के जो जीवन है उसको क्या है, केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्तियाँ, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। यानी इन्होंने क्या है, अपनी जो रचनाएं उनमें लोकोक्तियां, लोकगीत, लोक संस्कृति को इतनी इन्होंने भारी भरकम जो चीजें थी उनको क्या है, नायक की जगह उन्हीं को क्या है, नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ क्या है, धूल भरा और मेला है। सस्य श्यामल यानी एकदम उजला है, ले एक तरफ क्या है, धूल भरा हुआ है। स्वतंत्रता भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं को भी लोगों की ओर इसका ध्यान खींचा। अब जब भारत में क्या है, सबसे पहले किसका विकास हुआ था, आजादी के बाद शहरों का। लेकिन जो रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने क्या है, अपनी जो आंचलिक रचनाएं थी उनके माध्यम से क्या है, जो अंचल की यानी जो ग्रामीण परिवेश की समस्याएं थी उनकी तरफ लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। यानी भाषा, अब भाषा हिंदी क्या आ गई, एक भाषा आ गई, बोली क्या हो गई, जैसे जो क्षेत्रीय परिवेश में जो बोली जाती है वो क्या होती है, बोली बोलते हैं उसको। तो क्या कह रहे हैं कि भाषा की सार्थकता किस में है, बोली के साहचर्य में ही है। अब फणीश्वर नाथ रेणु की अब ये इसका पहले क्या आया था, लेखक परिचय, अब क्या है, पाठ परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। अब क्वेश्चन आता है कि पहलवान की ढोलक की विधा क्या है, तो यह एक कहानी है। भक्तिन क्या है, भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और बाजार दर्शन क्या था, बाजार दर्शन एक क्या है, एक निबंध है। और जो धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, यह वो क्या है, एक संस्मरण है। और पहलवान की ढोलक क्या आ गई, पहलवान की ढोलक क्या है, एक कहानी है। तो आज ये हमारी चौथी कहानी कंप्लीट हो रही है। तो पहलवान की ढोलक की विधा क्या है, यह एक कहानी है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत क्या है, दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी क्या है, संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उड़ती गिड़ती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। अब क्या है, जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इन्होंने गद्य में भी क्या पैदा कर दिया है, संगीत पैदा कर दिया है। अब जो पहलवान की ढोलक है वो कहानी का विस्तार से जब आगे देखेंगे कि जो पहलवान है वो किस कारण जीतता है, ढोलक की आवाज के कारण ही वो जीतता है। उसका ध्यान उधर जाता है तो ढोलक क्या कहती है, दाव काटो सारा, उसमें आगे वर्णन किया गया है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यानी पहले क्या था, गांव में ढोलक वगैरह थी, अब आजकल क्या है, आईपीएल चल रहा है तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आईपीएल मोबाइल में सारे। पहले छोटे बच्चे थे गांव में क्या खेलते थे, पिट्टू खेलते थे, आजकल वाले बच्चे तो जानते ही नहीं है। तो वो ये क्या कह रहा है कि लेखक कि यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। जब हम छोटे थे तो स्कूलों में क्या है, कठपुतली का खेल दिखाने आते थे, लेकिन आजकल तो ये बंद ही हो गया है। तो वही है, यानी टाइम के अनुसार ये बदल गए हैं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि क्या है, जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उल्ट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। यानी जो राजा साहब थे वो मर गए। अब आपको कैसे पता, राजा साहब कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा आगे कहानी क्या है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की क्या है, समस्या है। जो लुट्टन
पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहतों की भूमि पर पटक देती है। यानी जो सत्ता परिवर्तन होता है वो सिर्फ पुरुषों का या राजाओं का नहीं होता, बल्कि जो जनता है उनका भी हो गया, लोक कलाकारों का। पहले जो लुट्टन पहलवान था क्या था, उसको कहे एक कलाकार था और क्या था, जो राजा का दरबार का एक सम्मानीय जीव था। लेकिन बाद में क्या है, उसके पेट भरने के लिए हाय तौबा करने की आवश्यकता हो गई। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवंत ढोल के बोल से में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता, बल्कि भूख व महामारी में दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल से की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ देता है। यानी जब भूखमरी आ गई तो लोग क्या है, मरने लग गए और हैजा भी फैल गया, तो क्या है, अजय लुट्टन, जिस अजय क्या होता है, जिसको कोई हरा न सके, तो वो भी क्या है, उसकी भी हालत कैसे हो गई, फटे ढोल की पोल में बदल गई। तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। अब ये कहानी प्रारंभ हो रही है। पहलवान की ढोलक क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी है। जाड़े का दिन है, यानी सर्दियों का दिन है। अमावस्या की रात, अमावस्या क्या है, चंद्रमा ऐसे ही नहीं दिखाई देता, तो चारों तरफ क्या है, अंधेरा है। अमावस्या की रात ठंडी और कैसी होती है, काली है, यानी क्योंकि जाड़े के दिन में तो रात ठंडी होगी। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियार्त यानी डर से व्याकुल शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। जो गांव है वो कैसे कांप रहा था कि छोटे शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निशब्दता। यानी क्या है, गांव में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और सन्नाटा फैला हुआ है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। क्यों बहा रही थी? अब निशब्दता, यानी जहां कोई भी आवाज न हो, दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही क्या है, शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। यानी पृथ्वी पर कहीं से भी प्रकाश का नाम निशानी, अगर कोई तारा कहते हैं कि आसमान से अगर टूट के नीचे भी आना चाहता तो वह रास्ते में क्या हो जाता, नष्ट हो जाता, और अन्य तारे उस पर खिलखिलाकर हंस देती। अब जो सियारों का करंदन और पेचक, अब पेचक क्या होती है, क्या है, उल्लू को क्या बोलते हैं, पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निशब्दता को अवश्य भंग कर देती। यानी जो एकदम मौन था उसको कौन भंग करता, जो सियार थे। सियार और जो उल्लू थे वो रात को जो बोलते थे तो वो क्या है, जो ये सन्नाटा था वो कभी कभी भंग होता था। गांव की झोंपड़ियों से करहाने और के क्या होती है, उल्टी करने की आवाज, हे हरे राम हे भगवान की टेर यानी आवाज अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निशब्दता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। यानी अचानक कोई शब्द सुनाई देता है तो उससे क्या है, रात्रि का जो मौन है उसमें कोई विशेष बाधा नहीं सुनाई देती। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। किसमें होती है, कुत्तों में। कई बार जब भूकंप वगैरह आता है तो जिनके घर में कुत्ते होते हैं वो उनको पहले ही पता चलने लग जाता है, तो भौंकने चालू हो जाते हैं। जैसे भूस्खलन वगैरह होते हैं, वे दिन भर राख के घूरों पर गंठरी की तरह सिकुड़कर
मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कई बार कुत्ते रात को रोते हैं तो क्या कहते हैं ना, अपशगुन कोई होने वाला है। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। कौन? सिर्फ पहलवान की ढोलक। जो पहलवान की ढोलक है वो रात्रि में निशब्दता को भी तोड़ती रहती। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिड़धा। चटधा गिड़धा यानी इसका अर्थ क्या है? आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच में क्या है? चटाक चटधा, चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मर्त गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कौन सी आवाज? पहलवान की ढोलक की जो आवाज थी वो क्या थी? गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। अब ये कहानी प्रारंभ हो रही है कि लुट्टन सिंह पहलवान कौन है, सारी उसके बारे में। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहता रहता है, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। अब ये क्या है? लुट्टन सिंह पहलवान। अब इसकी ढोलक से क्या, इसके पास में भी लिखा है चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा, आजा भिड़ जा और आजा भिड़ जा। लुट्टन सिंह क्या कहता है कि वह होल इंडिया, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा लगभग एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। वो कहता था होल इंडिया, तो लेखक क्या कह रहा है कि उसकी जो होल इंडिया की सीमा थी वो एक जिले मात्र के बराबर ही थी, क्योंकि उसके जिले के लोग उससे अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता इसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। जब लुट्टन के माता पिता एक्सपायर हुए थे तब उसकी आयु कितने वर्ष थी? 9 वर्ष थी। और जो भक्ति ने हमने लेसन पढ़ा था, भक्ति ने का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 5 वर्ष में। 9 वर्ष में क्या हुआ था? गोना हुआ था। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, यानी जो 9 वर्ष में क्या है, लुट्टन की शादी हो चुकी थी। वरना वह भी क्या है, माँ बाप का अनुसरण करता, यानी माँ बाप मर गए तो वो भी मर जाता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास क्या थी? विधवा थी। उसने अपने बेटे की तरह इसको पाल कर बड़ा किया। बचपन में मैं गाय चराता, धारोषण दूध पीता और कसरत किया करता। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। जब विधवा औरत होती है तो सभी उसके क्या हो जाते हैं? दुश्मन हो जाते हैं। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। अब लुट्टन पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई थी? क्योंकि बदला लेने, किससे? जो उसकी सास को जो लोग परेशान करते थे उनसे बदला लेने के लिए उसको कसरत की धुन सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को क्या है, सुडौल और मांसल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा क्या बन गया? पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। कौन? लुट्टन पहलवान। अब लुट्टन पहलवान के जब माता पिता मरे तब उसकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष की। और लुट्टन पहलवान का पालन पोषण किसने किया? उसकी सास ने किया था। और उसने कसरत करनी क्यों प्रारंभ की थी? क्योंकि उसे जो लोगों से बदला लेना। किन लोगों से? जो उसकी सास को परेशान करते थे। और जो लुट्टन जब चलता था तो कितने डिग्री का कोण बनाकर चलता था? दोनों हाथों से 45 डिग्री का कोण बनाकर चलता था। एक बार वह दंगल, जो गांव में जो क्या होता है, मेला लगता है ना, तो वहां दंगल होता है। दंगल में कुश्ती वगैरह और खेल होते हैं। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर के मेले में। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। किसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी? लुट्टन पहलवान की। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब जो श्यामनगर में दंगल में गया था वहां एक पहलवान था, तो उसकी उपाधि क्या थी? शेर का बच्चा। अब शेर का बच्चे को क्या कर दी? उसने चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यय से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी
जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। यानी उसका जो टाइटल था वो क्या हो गया, शेर का बच्चा। शेर के बच्चे का मूल नाम क्या था, चांद सिंह, और उसके गुरु का क्या नाम था, बादल सिंह। तो इसने क्या है, पंजाबी और पठान जो पहलवान थे उनको हराकर क्या टाइटल ले लिया था कि शेर का बच्चा। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी क्या थे, घबराते थे। उसकी टाइटल की को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच में क्या करता था, दौड़ता था। क्यों दौड़ता था, क्योंकि उसका टाइटल क्या था, शेर का बच्चा। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे। किसको, चांद सिंह को, कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को क्या दे दी, चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। किस पर, लुट्टन पर। शांत दर्शकों की भीड़ में क्या है, खलबली मच गई। क्यों मच गई, क्योंकि लुट्टन ने उसको ललकारा था। पागल है मरा रे मरा मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती क्या है, बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। जो लुट्टन सिंह है उन्होंने क्या किया, क्या है, चांद सिंह को ललकारा। बाद में जो राजा थे, कौन थे, श्यामनगर के राजा, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये लो आप 10 रुपए लो और मेला देख कर आओ। अब लुट्टन पहलवान ने क्या क्या कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो जाओ, तुम पागल हो यानी यहाँ से जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, यानी क्या है, जो शरीर में तो मांस का लोथड़ा भी नहीं है, भी कुछ नहीं है, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रही है, यानी सरकार यानी राजा साहब इतना समझा रहे हैं, तो तू चला क्यों नहीं जाता। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, जिस मिले हुक्म। एक वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। अब ये कथन पूछा जा सकता है कि दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी में यह कथन किसका है, तो यह किसका है, लुट्टन का। भीड़ अधीर हो उठ रही थी, बाजे बज रहे थे। पंजाबी पहलवानों की जमात क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। क्योंकि ये जो पहलवान था चांद सिंह, कौन था, पंजाबी था, तो जो पंजाबी जमात थी वो उस पर क्या है, गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठा, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा क्या है, व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। क्यों कर रहा था, तो चांद सिंह मुस्कुराने की, क्योंकि पहली पकड़ में ही उसने अपनी प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। यानी पहली जब चांद सिंह ने लुट्टन पर आक्रमण किया तो उसको उसकी क्या है, शक्ति का पता चल गया। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, दुकानें भी धीरे धीरे क्या है, बंद होने लगी। चटदा गिड़दा, यह कथन किसका आ रहा है, ये एक ढोलक बज रहा है तो उसकी ये आवाज है। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, डाक दिना, अर्थात वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अब जो लुट्टन पहलवान है उसको चांद ने क्या किया, कसकर दबा दिया। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़दा, यानी मत डरना, यानी मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद ने चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, ये किसने कहा, बादल सिंह ने। बादल सिंह कौन था, चांद सिंह का जो गुरु था, अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था।
लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत किस चांद के पक्ष में था? सभी चांद को क्या है, शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ क्या थी? ढोल की आवाज। उसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की क्या है, परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई दी। कौन सी? दाक दीना तिरकट तीना, दाक तीना तिरकट तीना। इसका अर्थ क्या है? लुट्टन को स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि ढोल कह रहा है दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। अब ऐसे आ सकता है कि दाग दीना तिरकट तीना का अर्थ क्या है? तो क्या है? दाव काटो और बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि लुट्टन दाव काटकर बाहर निकल गया और तुरंत लपककर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर। अब वाह रे मिट्टी के शेर किसके लिए आया है? लुट्टन के लिए। अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अब क्या है? जो जनमत किसकी तरफ हो गया? लुट्टन की तरफ। मोटी और भोड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा था। चटाक चटदा, यानी उठा पटक दे, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर क्या है, चांद को जमीन पर दे मारा। दीना दीना दिक दीना, यानी चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने क्या हो गया? चित हो गया। दा गिड़दा, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। अब जो जनता थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी जय बोले। फलतः अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय, महावीर जी की जय, कुछ ने राजा श्यामल दास की और किसी ने जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से क्या है? आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले किसके पास दौड़ा? ढोलों के पास। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, जो विजय प्राप्त की थी वो ढोल के कारण, क्योंकि उसकी आवाज ही उसको क्या कर रही थी? प्रेरित कर रही थी। दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने क्या है, मिट्टी की लाज रख ली। अब यह कथन किसका है? राजा साहब का। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। अब चांद सिंह क्या है? रो रहा है। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए साथ में रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब ने उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगी। अब राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह है, यानी अब जो सिंह है वो किसी जाति के जैसे आपका सरनेम है, तो क्या कहा कभी वो हो, कहीं इसके आगे आपने क्या कर दिया? सिंह है लगा दिया। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड, यानी एकदम चिकना चेहरा, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। यानी आप इसको सिंह कह रहे हो, ये क्या है? अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रियों का काम किया है, यानी उसने पहलवान को हराया है तो ये विजयी हुआ है, तो ये क्या है? एक क्षत्रिय के समान ही है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम और राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में क्या है? 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। अब एक है, पहले कौन था? चांद सिंह। अब जो ऊपर पड़ा उस अब चांद सिंह था उसके। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो चांद सिंह पहलवान है उसके गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन एक बार फिर से, कि जो चांद सिंह पहलवान था उसके गुरु का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, क्या? वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है,
प्रतिद्वंदी पहलवान को क्या है, लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी क्या है, पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अब जो कौन सा एक पहलवान है, काला कां को भी हरा दिया इसने, किसने, लुट्टन ने। उसके बाद से वह राजा साहब का दर्शनीय जीव हो गया। कौन हो गया, लुट्टन। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाउ हाउ। सुनने वाले क्या कहते कि राजा का बाघ बोला। राजा का बाघ बोला का क्या मतलब है, लुट्टन के लिए ये आया है कि यह क्या है, उसके राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। पहले क्या था, राजा का बाघ था वो बोला। बाद में कौन है, जब वो जय महावीर नाम का उच्चारण करता तो क्या लोग क्या समझते कि राजा का क्या है, पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह जाता तो कैसे कपड़े पहनता, घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह वह झूमता चलता। दुकानदारों को चुअल करने की सूझ थी। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। अब जो दुकानदार थे वो इसको क्या करते, छेड़ते, कभी नाश्ता बनाया, आप नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त, यानी 2 किलो रसगुल्ले जब खा लेता तो मुंह में 8-10 पान की क्या है, गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरस का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर क्या है, बच्चे की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, यानी बल बढ़ गया लेकिन जो बुद्धि थी वो बच्चे के बराबर ही रह गई थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन की आज्ञा नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछालकर अपने सांड या भैंसा साबित करना चाहता था। बूढ़े साहब, राजा साहब ये देखकर मुस्कुराते रहते। राजा साहब उसको लड़ने नहीं देते तो वह खुद ही क्या करता, मिट्टी से खुद को लथपथ करके और जैसे सांड की तरह खुद ही कूदता फिरता। यूं ही कितने वर्ष बीत गए, 15 वर्ष। यानी वो राजा साहब के दरबार में कितने वर्ष रहा, 15 वर्ष ये बीत गए। पहलवान क्या रहा, अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब जो लुट्टन था उसके कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, और उसको दरबार में कितने वर्ष हो गए थे, 15 वर्ष हो गए थे। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके क्या है, स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही क्या थे, गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकला, वाह बाप से बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अब दोनों ही लड़के राज दरबार के क्या थे, भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातः पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को से क्या है, कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को क्या है, सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे कि ढोलक की क्या है, आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, क्या अब लुट्टन क्या कह रहे हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा गुरु कौन था, ये ढोल है। समझे, ढोल की आवाज के प्रताप से ही क्या है, मैं पहलवान बना। दंगल में जब सबसे पहले उतर कर सबसे पहले क्या है, ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी बहुत सी बातें वह कहता। फिर मालिक को कैसे खुश रखना है, वह कैसे व्यवहार करना है आदि की शिक्षा भी वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। क्यों पानी फिर गया, क्योंकि जो वृद्ध राजा थे वो स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब जो नए राजकुमार थे वो विलायत से यानी विदेश से लौटे, तो आते ही उन्होंने क्या है, राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय में जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही वो क्या हो गई, दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों की जो चपेट में कौन आ गया, पहलवान भी आ गया। क्यों, क्योंकि दंगल का स्थान अब किसने ले लिया था, घोड़े की रेस। जो विदेशों में क्या होती है, घोड़े की रेस होती है।
तो जो राजकुमार आया था वो कहाँ से आया था? विलायत से आया था। तब जो घोड़ों की रेस, ढोलक पहलवान था, पहलवान जो कुश्ती का दंगल था उसका किसने स्थान ले लिया? घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबुल। टेरिबुल क्या होता है? आंतक पूर्ण का, इतना खाना खाते हैं। तो नए मैनेजर साहब ने क्या कहा? होरिबुल। होरिबुल क्या होता है? भयानक। यानी पहलवान और जो भावी पहलवान यानी तीनों का जो डेली का जो भोजन का खर्चा था वो सुनकर उसने ये क्या कहा? टेरिबुल। और उसके मैनेजर ने क्या क्या कहा? होरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल दिया। क्या जवाब मिल गया? कि राज दरबार में अब आपकी आवश्यकता नहीं है, और उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ कहाँ गया? अपने गांव लौट आया, वहां रहने लगा। गांव के छोर पर गांव वालों ने क्या है उसके लिए एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को क्या करता? कुश्ती सिखाता। खाने पीने का खर्च क्या है? गांव वालों की ओर से बांध दिया गया। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को क्या है? दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। अब जो गांव के गरीब लोग थे, खेती थे, वो बेचारे कहाँ से पहलवानी सीखते? तो गांव के किसान और खेती हर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल क्या हो गया? खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करते, जो कुछ भी लाते उसी से क्या होता? गुजारा होता। अकस्मात गांव में वज्रपात हुआ। क्या हुआ? पहले अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या होती है? जब बारिश नहीं होती। फिर क्या होगी? अन्न की कमी। जब बारिश नहीं होगी तो अनाज की कमी हो जाएगी। तब मलेरिया और हैजा ने मिलकर गांव को भूनना प्रारंभ कर दिया। भूनना यानी ये बीमारी फैल गई। गांव प्राय क्या हुए? सुना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में क्या है? खलबली मच गई, क्योंकि पहले क्या था? पुराने समय में इतना इलाज नहीं होता था। तो उस समय के ग्रामीण परिवेश की ये कहानी है और उसके समय की ये उस परिवेश का इसमें वर्णन किया गया है। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुंदन यानी जो महिलाएं रोती है के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगत होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग खांकते कूदते कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों को क्या है? आत्महत्या और को ढाढ़स देते थे। अब जो सुबह दिन में तो क्या होता है? सारे दिन करंदन या रोने कूकने की आवाज आती, रात्रि में सब शांत हो जाता। तो सुबह उठकर लोग अपने पड़ोसियों को और जो आत्मजन थे उनको क्या करते? सांत्वना या ढाढ़स देते। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो। अब गांव की महिलाएं जो जिसका किसी का बच्चा मर जाता उसको क्या कहते हैं? कि रोक के क्या करोगी, जो जिंदा है कम से कम आप उनको तो संभालो, कल को वो भी ऐसे न हो जाए। भैया घर में मुर्दा रखे कब तक करोगे? कफन की क्या जरूरत है? दे आओ नदी में इत्यादि। का कफन की क्या जरूरत है? इसको क्या है? नदी में ही बहाओ। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में घुस जाते तो चूं ही नहीं करते। उनकी जो बोलने की शक्ति है वो भी क्या है? जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं रहती। यानी अगर बेटा तड़प रहा है और लास्ट में मरने वाला है तो भी माताओं को इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बेटा कह दे। रात्रि क्या की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलकी तोड़ती थी। जो रात्रि की विभीषिका थी उसको कौन तोड़ती थी? पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमर्त औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह क्या है? संजीवनी शक्ति ही भरती थी। संजीवनी शक्ति कौन भरती थी? पहलवान की ढोलक। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। संबंधन शक्ति शून्य स्नायु में भी बदलती बिजली दौड़ जाती। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न ही क्या था? महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर उसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती
और मृत्यु से डरते नहीं थे। जो पहलवान की ढोलक थी वो न तो कोई बीमारी ठीक कर सकती थी, लेकिन जो लोगों का क्या है उनका भय अवश्य दूर करती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। जब ये क्या है उसके बेटे एकदम मरणासन स्थिति में आ गए तो उन्होंने क्या कहा कि कौन सा वो बजाना है, तो उन्होंने कहा कि चटाक चटदा बाबा का आप वो बजाओ, कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटदा चटाक चटदा, इसका मतलब क्या है कि उठा पटक दो, उठाकर पटक दो। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता कि मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा कि दोनों बच्चे जमीन पर निशब्द पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी क्या है खोद दी थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की कि दोनों बहादुर क्या है गिर पड़े, यानी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन, किस दिन, जब उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, पहलवान ने राजा श्यामल नंद की दी गई रेशमी जंगियां पहन ली और सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर क्या है नदी में बहाया। किसी को भी नहीं कहा और न ही रोया। लोगों ने सुना तो दंग रह गई, कितनों की क्या है हिम्मत टूट गई। किंतु जब रात में पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी तो लोगों की हिम्मत क्या है दुगुनी बढ़ गई। क्यों कि देखो का आज इसके बच्चे मरे फिर भी ये क्या है ढोलक बजा रहा है, तो लोगों की क्या होगी हिम्मत दुगुनी होगी। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण यानी बीमार शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश क्या थी, चित पड़ी थी। चित यानी पेट के बल। आंसू पोंछती हुई एक ने कहा, गुरुजी ने कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं बल्कि क्या है पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चित्ता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। यह अंतिम इच्छा किसकी थी, लुट्टन की। वह आगे कुछ नहीं बोल सका। कौन, इसका जो लुट्टन का कौन था, जो शिष्य था, उसने क्या कहा कि जो गुरु की ये अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे चिता पर पेट के बल सुलाए, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में चित्त नहीं हुआ। अब इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं कि जो पहलवान है उसका विवाह कितने वर्ष में हो गया। उसके माता पिता जब मृत्यु हुई थी उसकी आयु कितने वर्ष थी, 9 वर्ष थी। और जो पंजाबी पहलवान था उसका क्या नाम था, चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, बादल सिंह। और जब ये इसने लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दी थी, जब जो श्यामनगर के राजा थे उन्होंने कितने रुपए देकर कहा था कि मेले जाके मेला देखाओ, तो कितने रुपए दिए थे, 10 रुपए देकर कहा था कि तू मेला देख के आ जा। और जो जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी है, किसने कहा था, राजा साहब ने, जो श्यामानंद राजा थे उन्होंने यह बात कही थी। और जो लुट्टन पहलवान थे उसके कितने बच्चे थे, उसके 2 लड़के थे। और शेर का बच्चा, अब शेर का बच्चा किसका टाइटल था, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शेर का बच्चा किसका टाइटल था। और बाद में इसने क्या है, एक जो काला खां एक पहलवान था उसको भी इसने क्या किया था, हरा दिया था। और जो लुट्टन को क्या था, राजा साहब ने सिंह की जब उपाधि दी थी तो सिंह दी थी, तब उन्होंने मैनेजर ने और उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था। तो उसने क्या कहा था कि इसने क्या है क्षत्रिय की तरह इसने काम किया है। और जो रात्रि की विभीषिका थी यानी जो सन्नाटा था उसको कौन तोड़ता था, उसको लुट्टन पहलवान की ढोलक उसको तोड़ती थी। और जो राजा ने उसको रेशमी जो जंगिया थी वो दी थी, वो उसने कब पहनी थी, जब अपने उसके बेटों की जो मृत्यु हो गई थी और उसको उनमें नदी में बहा के आया था, तब उसने वो पहनी थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।